हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं एलर्जीज। कई बार हमने देखा है कि कई अननोन प्लेसेस पर जब हम जाते हैं, व्हेन वी विजिट सम अननोन प्लेसेस, उस वक्त सडनली हमको स्नीजिंग चालू हो जाती है। आइज में से वाटर निकलना चालू हो जाता है, पानी निकलता है, वाटरी आइज, स्नीजिंग। फिर उसके बाद विजिंग। विजिंग यानी वाइल रेस्पिरेशन एक साउंड आता है, विजिंग साउंड। दिस फर्दर ऑल्सो इट कैन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो वी मस्ट हैव नोटिस्ड, हम में से कई सारे ऐसे हैं जिसको कुछ नहीं होता है, पर सम ऑफ अस आर सच जिसको ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हम अननोन प्लेसेस पर जाते हैं, वी आर एक्सपोज टू सर्टेन पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। ऐसे कई सारे पार्टिकल्स के सामने हम एक्सपोज होते हैं। जैसे वो पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो सम ऑफ अस शोज एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और उससे हमको ये सब सिम्टम्स आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एलर्जी। तो सर्टेन सम ऑफ अस, हम में से थोड़े, shows exaggerated response, shows exaggerated responses to certain particles in environment, राइट। कैसा एग्जेगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है, राइट, टू सर्टेन पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। दिस पार्टिकल्स आर रिफर्ड एज एलर्जेंस। ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एलर्जेंस बोलेंगे। और ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ उससे क्या होगा कि विच विल फर्दर, रिस्पॉन्स में क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन certain symptoms called as allergy। इसको हम बोलेंगे एलर्जी, राइट। सर्टेन सिम्टम्स में देख लिया हमने, स्नीजिंग, फिर विजिंग, फिर इट इज ऑल्सो शोइंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, watery eyes एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, ये हो गया सिम्टम्स। नाउ विच आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। कौन कौन से एलर्जेंस जनरली हमको देखने को मिलते हैं, कैसे पार्टिकल्स है। तो हर कोई में ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ अस आर मोर सेंसिटिव, राइट। तो उनमें ही ये जनरेट होता है जो ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। तो एलर्जेंस में सबसे पहले आएगा पोलन, बहुत कॉमन टाइप का एलर्जन है। डस्ट माइट्स, ये बहुत सारे लोग, डस्ट माइट से एलर्जी होती है। नेक्स्ट इज एनिमल डेंडर, यानी कि एनिमल का शेड ऑफ थिंग्स, बराबर है, जो स्किन में से शेड किया है, स्किन पार्ट शेड होते हैं, या फिर बॉडी के पार्ट्स जो शेड होते हैं वो एनिमल शेड डेंडर, जिसको हम बोलेंगे एनिमल डेंडर। और ये सब एक्सेट्रा बहुत सारे एलर्जेंस हैं, राइट। ये तो हमने थोड़े ही डिस्कस किए हैं, राइट। इट इज रिजल्टिंग इन सर्टेन सिम्टम्स। तो ये क्यों होता है? सम ऑफ अस आर हाइपर सेंसिटिव, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है
और इम्यूनिटी हमारी कम रहती है। ये अभी मेट्रो सिटीज में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि जो नई जनरेशन्स आ रही है उसमें उनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है और इम्यूनिटी लो हो गई है। उसकी वजह से मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या होता है व्हेन एलर्जन एंटर्स इनटू द बॉडी। जब एलर्जन आता है इसको हम बोलेंगे एंटीजन। एंटर्स बॉडी ऑफ पर्सन, तो पर्सन के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और एक एंटीबॉडीज बनती है जिसको हम बोलेंगे IgE एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड। नाउ ड्यू टू दिस देयर विल बी द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स फ्रॉम मास्ट सेल्स। सर्टेन केमिकल्स फ्रॉम मास्ट सेल्स जिसको हम बोलेंगे रिलीज ऑफ हिस्टामाइन and serotonin from mast cell। ये देखिए ये जब आता है रिलीज होता है ड्यू टू दिस सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज आर प्रोड्यूस्ड। इफ यू मूव अवे फ्रॉम द सर्टेन प्लेस वेर यू आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, तो अपने आप ये थोड़ी देर के बाद ठीक होने लगता है। तो जैसे हिस्टामाइन और सीरोटोनिन रिलीज होते हैं तो ये हमको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, स्नीजिंग, वीजिंग, वाटरी आईज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, राइट। भी समझने वाली बात ये है कि अगर इसको ट्रीटमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हम इंस्टेंट जो हमको ट्रीटमेंट चाहिए उसमें हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स ले सकते हैं। एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, उसके बाद हम एड्रेनालिन का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम स्टेरॉइड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो दिस कैन गिव रिलीफ फ्रॉम एलर्जीज। इससे हमको एलर्जी में रिलीफ मिल सकती है। ये एलर्जीज के बारे में है। थोड़ी एलर्जीज के नाम भी हम जान लेते हैं। अस्थमा इज अ एलर्जी डिसऑर्डर डिजीज। फिर हे फीवर है, एक एनाफाइलेक्टिक शॉक भी है, वी विल डिस्कस इट। तो दिस इज अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एलर्जीज। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जीज। इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है अस्थमा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स, उसमें जो सबसे पहला है वो है अस्थमा। समझिए अस्थमा के अंदर क्या होता है। इट इज एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि लंग्स की ये एलर्जी है। एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज लंग्स। इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई पर्सन इनहेल्स द एलर्जन, उसके अंदर एलर्जन एंटर होता है। पर्सन इनहेल्स एलर्जन, राइट। तो उस वक्त क्या होगा, पर्सन जब एलर्जन इनहेल करता है तो ये एलर्जन जो होता है, एलर्जन दैट कम्स इन कांटेक्ट विथ रेस्पिरेटरी ट्यूब, उससे क्या होगा, ये एलर्जन है तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। उससे जो ब्रोंकियल्स वॉल्स जो है, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल वॉल, क्या करेंगे, इट अंडरगोज स्पाज्म,
यानी कि इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, इसको ट्विस्टिंग भी बोलते हैं। तो जब एलर्जन कांटेक्ट में आता है रेस्पिरेटरी ट्यूब के साथ, राइट, तो उस वक्त स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चालू हो जाते हैं और एंड एक्सेस म्यूकस इज ऑल्सो सिक्रीटेड। ये क्या है कि ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जहाँ पर म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू म्यूकस सिक्रीट होता है, तो जो एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होता है उससे क्या होता है, इट कैन क्लोज, ये बंद कर सकता है किसको, इट कैन क्लोज ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। ये फिर इट विल कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये जो इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में कफिंग इज वन ऑफ द सिम्टम, कफिंग एंड difficulty in breathing, difficulty in breathing mainly during एक्सपीरेशन। ये हो गया इसके सिम्टम्स। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स ले सकते हैं। दूसरा है ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स, इनहेलर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी ली जाती है। दिस इज अबाउट द अस्थमा। दूसरा जो है वो है हे फीवर। ये बहुत ही कॉमन है और हे फीवर ज्यादातर मेनली इट इज कॉज्ड बाय एलर्जन कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हे फीवर इज एन एलर्जी ऑफ आइस, म्यूकोजा, सॉरी यहां पर हम पहले लिख देते आइस एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी नोज जो होता है वो पार्ट। तो क्या होता है, जब एलर्जन एंटर होता है इसके अंदर, तो म्यूकोजा जो है, म्यूकोजा ऑफ आइस एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट becomes hypersecretory, कंटिन्यूअस सिक्रीशन चालू हो जाएगा। तो ये हो गया हे फीवर। इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय एलर्जी, मेनली किस चीज से होती है, मेनली बाय पोलेंस, राइट। इसके बाद जो थर्ड वन है उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो मोस्ट डेंजरस है। इसमें सबसे डेंजरस ये है एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या होता है इसमें, सर्टेन पीपल आर एलर्जिक टू सर्टेन ड्रग्स। अगर वो पर्सन जो एलर्जिक है कोई ड्रग और उसको दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर उसको पेनिसिलिन दी जाती है, क्योंकि ये हिमसेल्फ इज एलर्जिक, पर ड्यू टू सर्टेन रीजन, क्योंकि मालूम नहीं होता है, कोई बार ऐसा बन जाता है कि डॉक्टर्स को पूरा इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि पर्सन को एलर्जी है, और ड्यू टू अननोन रीजंस इसको पेनिसिलिन दी जाती है इन केस। तो क्या होता है कि इससे हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है, एंड हिस्टामाइन इज अ वासोडाइलेटर, इट इज अ वासोडाइलेटर ड्रग। तो हिस्टामाइन से क्या होगा कि वासोडाइलेशन होगा, यानी ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, एंड परमिएबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि ब्लड में से एक्सेस फ्लूइड निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाजू चला जाता है। तो यहां पर एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड लॉस
होता है, इट इज मूव टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, राइट। अभी क्या होगा, इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो क्या होता है, दिस कैन कॉज डेथ, इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ, यानी कि इट इज डेंजरस। दिस इज अबाउट द मेन 3 डिसऑर्डर्स। एक्जिमा भी है पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हमने 3 एग्जांपल्स एलर्जीज के डिस्कस किए। वेलकम फ्रेंड्स, ये एक अलग ही टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इज द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, इसका कोई क्योर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एड्स। यू आर ऑल फेमिलियर विद द डिजीज बिकॉज ये वर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया था। भाई हम सोचते हैं कि व्हाट इज एड्स, तो पहले उसका फुल फॉर्म देखते हैं। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म ये हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है एक्वायर्ड, यानी कि ये पूरे लाइफ टाइम के टाइम में ये एक्वायर किया गया है, दैट इज नॉट कॉन्जेनिटल, यानी कि इट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन हेरिडिटी, ये हेरिडिटी में नहीं आता है, ये एक्वायर किया गया है पूरी लाइफ टाइम के दरमियान, इसको एक्वायर किया है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट you have to notice that it is acquired. Second, what is actually AIDS? What is actually AIDS? AIDS is a disorder of cell mediated immune system. हमने ऑलरेडी देख लिया है कि what is cell mediated immune system. It is disorder of cell mediated immune system. What happens in this case? There is a reduction of T lymphocyte, specific T lymphocyte जिसको हम बोलते हैं हेल्पर T lymphocyte। इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ हेल्पर T lymphocytes. You are already knowing what was the role of हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट हेल्प्स द बी लिम्फोसाइट और स्टिमुलेट्स द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दिस हेल्पर टी लिम्फोसाइट जनरली स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट्स। पर क्या होगा, जैसे जैसे टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स कम होते जाएंगे वैसे ही बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करना भी कम हो जाएगा एंड इट विल फर्दर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी इम्यूनिटी कम होती जाएगी विच विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। पर जैसे जैसे एंटीबॉडीज बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी बनने, तो ऑटोमेटिकली इट विल डिक्रीज द इम्यूनिटी। तो इसका जो सबसे पहले ये नोटिस किया गया यूएसए में, फर्स्ट ये एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। वायरस सबसे पहले जो ये नोटिस किया गया था, इट वॉज फर्स्ट नोटिस इन डिजीज कंट्रोल सेंटर ऑफ एटलांटा। डिजीज
कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है ये? एटलांटा में, यूएसए, राइट। एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन होमोसेक्सुअल मेल्स, होमोसेक्सुअल मेल्स में ये नोटिस किया गया था। देन इट was also observed in India in 1986। ये जो नोटिस किया था वो था 1981 के अंदर। बाद में 1986 में फर्स्ट नोटिस्ड इन इंडिया, और वो भी कहाँ पर? चेन्नई, राइट। एंड इट was supposed that it was spreaded from प्रोस्टिट्यूट और सेक्स वर्कर्स। यहाँ पर जो ये हो गया नोटिस जब किया था वो भी, ये जो है इस अब तक इससे अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन पीपल आर डाइड। क्यों? क्योंकि इसकी कोई क्योर नहीं है, राइट। ये होता है एक रिट्रोवायरस से, ये होता है एड्स इज कॉज्ड बाय अ रिट्रोवायरस। सो वी नीड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वायरस, ऑफ दिस वायरस। HIV जो वायरस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। पहले तो ये कौन से जीनस से आता है? तो इट इज बिलोंगिंग टू द जीनस लेंटिवायरस। जीनस क्या है इसका? लेंटी वायरस। और उसका जो फैमिली है वो है रिट्रोवायरिडे, यानी कि रिट्रोवायरस है। तो फैमिली कौन सा है? रिट्रोवायरिडे। द टू थिंग्स विच मस्ट बी ऑब्जर्व, यहाँ पर जो HIV वायरस है, जैसे उसके बहुत सारे नाम दिए गए। नाम में सबसे पहला है HCLV3, यानी कि ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, ब्लड कैंसर इसको हम बोल सकते हैं, जिससे कॉज हो सकता है वो ये। सेकेंड इज HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3। उसके बाद LAV, लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। HIV1 जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस 1 जो कि इंडिया में कॉमन है। और HIV2 जो वेस्ट अफ्रीका में बहुत कॉमन है। यहाँ पर HIV वायरस के अंदर सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है कोर। कोर में बहुत जो मेन पार्ट है वायरस का वो है कोर। कोर में क्या आएगा? तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसके 2 फिलामेंट्स हैं, 2 फिलामेंट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है कोर के अंदर, जेनेटिक मटेरियल क्या है? ssRNA, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। दिस इज ऑल्सो हैविंग एंजाइम्स। कोर के अंदर एंजाइम्स है। भी ये देखिए, ये हमने एक ही एंजाइम लिखा है जो कि एसोसिएटेड है RNA फिलामेंट से, जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन आपको मालूम ही होगा कि DNA में से RNA बनता है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। पर जैसे अगर RNA में से DNA बनेगा, ट्रांसक्राइब होगा, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज द पिकुलरिटी ऑफ दिस वायरस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। हमने देखा कि 2 फिलामेंट है, 1 और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, यहाँ पर 2 फिलामेंट्स। उसके बाद एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरे भी एंजाइम है प्रोटेज एंड इंटीग्रेज, ये भी एंजाइम आएंगे। पर जो डायग्राम में हमने डिस्क्राइब किया है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद इट इज सराउंडेड, कोर इज सराउंडेड बाय 2 प्रोटीन कोड्स। इसके अंदर 2 प्रोटीन कोड्स आएंगे। आपको मालूम ही होगा कि वायरस के ऊपर जो
कोट होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। तो जो तुरंत बाद कोर के कवरिंग में सबसे पहला जो कोट है प्रोटीन कोट, जिसको हम इनर कोट भी बोलते हैं, वो है कैप्सिड, जो P24 प्रोटीन से बना है। उसके बाद जैसे ये प्रोटीन कोट खत्म हो रहा है, उसके बाद जो ब्लैक कलर के हमने ड्रॉ किया है, दैट इज अनदर प्रोटीन कोट, आउटर प्रोटीन कोट, विच इज फॉर्म्ड बाय P17, राइट। आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट, इट इज अ लिपिड मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट, होस्ट के मेम्ब्रेन से डिराइव किया गया है ये। तो ये जो है उसके अंदर स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, विच इज हैविंग अ नॉब एज वेल एज पेडिसेल। ये देखिए, ये हो गया नॉब और उसका ये है पेडिसेल। तो जो नॉब है, नॉब और पेडिसेल, अगर पहले हम पेडिसेल की बात करें तो पेडिसेल इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन GP41 एंड सेकेंड इज अनदर स्पाइक, जो ऊपर का जो स्पाइक है, क्राउन जैसा पार्ट, इज फॉर्म्ड बाय GP120। नाउ यू हैव टू नोट डाउन कि कोर के बाद क्या आएगा, प्रोटीन कोट, कोर के बाद प्रोटीन कोट। इनर वन किससे बना है, तो इनर वन इज फॉर्म्ड ऑफ P24 एंड आउटर वन इज फॉर्म्ड ऑफ P17, राइट। उसके बाद क्या आएगा, लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो है उसके अंदर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स में दो चीजें हैं, आप देखेंगे, पेडिसेल और दूसरा है स्पाइक। पेडिसेल जो है वो बना है GP41 से, ग्लाइकोप्रोटीन 41। स्पाइक जो है वो बना है GP120। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि it is GP120 is having complementary sequence to CD4 receptors। वे ये CD4 receptors कहाँ पर होंगे, CD4 receptors are present on the surface of macrophage as well as T lymphocyte, जिससे कि वायरस उसके साथ अटैच हो सके। तो GP120 के पास क्या है, तो it is having complementary sequence to CD4 receptors on मैक्रोफाज। CD4 रिसेप्टर कहां पर मिलेंगे आपको, मैक्रोफाज और एंड T lymphocytes। मैक्रोफाज इज ऑल्सो रिफर्ड एज HIV फैक्टरी। यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, वायरस का नंबर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। GP120 इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस to CD4 receptors of macrophage and T lymphocytes। So basically this is about the structure of HIV virus। दोस्तों अभी हम देखते हैं पैथोजेनिसिटी ऑफ दिस वायरस, कैसे ये मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले जो वायरस होता है जब एंटर होता है बॉडी के अंदर, तो वो सबसे पहले अटैक करता है मैक्रोफाज को। तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉ कर दिया है मैक्रोफाज, उसका जो न्यूक्लियस है। अभी हम स्टेप वाइज इसको पढ़ेंगे। दिस इज अ वायरस, रिट्रोवायरस, जिसको हम HIV वायरस बोलते हैं। इसका जो अंदर ब्लैक शेडिंग किया गया है, ब्लैक कलर का जो स्केच बनाया है अंदर, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और बाहर जो ब्लू कलर का कोट है, इट इज आउटर कोट, राइट। ये एक हेल्दी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो रिट्रोवायरस इन्फेक्ट टू नॉर्मल सेल। जब वो इन्फेक्ट करने का ट्राई करेगा, तब उसके ऊपर जो GP120 जो हमने बोला था, ग्लाइकोप्रोटीन 120, जो उसके स्पाइक में होता है, उसके पास जो सीक्वेंस रहती है, वो मैक्रोफाज के ऊपर जो CD4 रिसेप्टर्स होंगे, उनसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगी।
इसलिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे वो अटैच कर पाएगा वायरस को सेल के साथ। GP120 is having complementary sequences by which it can attach to the macrophage, complementary sequences to the CD4 receptors of macrophage। जैसे इन्फेक्ट करेगा, अटैच होगा, तो वायरल जो आरएनए है, ये अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल। तो ये जो है ये है वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल, राइट, सेल साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये वायरल आरएनए अपने एंजाइम से, जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यहां पर क्या करेगा, इट विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में से क्या बनेगा, तो ये वायरल डीएनए बनाएगा। दिस इज वायरल डीएनए, यानी कि दिस वाज आरएनए, एसएस आरएनए के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वायरल डीएनए बनेगा, यानी कि आरएनए में से डीएनए, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाय एंजाइम कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स transcriptase। This viral DNA now incorporates into human genome। ये जो सेल का जो न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है होता है नॉर्मल सेल का, उसके अंदर इनटू द जीनोम के अंदर वो एंटर हो जाएगा। उसके बाद टेकिंग द मशीनरी ऑफ द सेल, पूरी मशीनरी लेके वो नए वायरल आरएनए प्रोड्यूस करने लगेगा बाय द हेल्प ऑफ होस्ट मशीनरी। सेल का जो भी रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन बनाने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट होता है आरएनए बनाने के लिए, वो सब यहाँ से लेगा वो सेल के अंदर से, एंड बाय आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द जीनोम, वहां से आरएनए बनेगा, एंड देन इट विल सिंथेसाइज द प्रोटीन कोड, और ये पूरा एक नया वायरस रेडी होगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। न्यू वायरस विल नाउ इन्फेक्ट द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये हो गया रेट्रोवायरस, एंड दिस रेट्रोवायरस that infects now new normal cell, infects healthy cell, राइट। इसमें टी लिम्फोसाइट्स भी आएगी, जिससे इसका नंबर रिडक्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो सर्वाइव करेगा, जब इन्फेक्शन होता होगा तब इट विल बी कीपिंग इट सर्वाइव, इवन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस इज गोइंग ऑन, राइट। लेटर ऑन इट विल कॉज द डिस्ट्रक्शन। सो दिस इज अबाउट द पैथोजेनिसिटी। नाउ वी विल स्टडी हाउ इट इज ट्रांसमिटेड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। चलिए अभी हम देखते हैं ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसमिशन के 3 मेन रूट हैं। पहला है सेक्सुअल रूट, फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रूट यानी कि अगर पर्सन इन्फेक्टेड है और उसके साथ अगर वन इज कमिंग इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विदाउट एनी सेफ्टी, कोई सेफ्टी भी यूज ना किया हो, और उसको एड्स हो सकता है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रूट में क्या होता है कि मेन किस में देखने को मिलता है, ड्यू टू मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, राइट, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रहेंगे तो ये होने के चांसेस है। दूसरा प्रोस्टिट्यूट्स आर अनदर carriers which can transmit it from one to another. Next one is a homosexuality। ये भी एक
है जिसमें से पहले ही इसमें से ही ये पहला मिला था, होमोसेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि जब पर्सन आर्टिफिशियली इंसेमिनेट यानी कि सीमेन को आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, तो उस वक्त भी चांसेस है कि ये स्प्रेड हो सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेट जब करते हैं, राइट, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस सब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सामने वाला जो भी पर्सन है अगर वो इन्फेक्टेड है तो ही वो आगे स्प्रेड करेगा, राइट। सो बेसिकली दिस इज फर्स्ट रूट। सेकेंड इज पेरेंट एरर रूट। पेरेंट एरर रूट में देखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की क्या है पेरेंट एरर रूट। आपने आगे के वीडियो जो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एंटर नहीं करते हैं पर दूसरे वे से एंटर करते हैं। तो पेरेंटरल रूट में थ्रू ब्लड कांटेक्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रू ब्लड कांटेक्ट, राइट। अभी ये कैसे आ सकता है ब्लड कांटेक्ट? तो सबसे पहला ड्यू टू ऑनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर ब्लड टेस्ट नहीं किया है और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है वन टू अनदर, तो भी ये हो सकता है ड्यू टू ऑनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद दूसरा है टैटूइंग, ये भी बहुत कॉमन है। अगर नीडल्स को ना बदला जाए और वही नीडल से अगर टैटू बनाते जाए तो इट कैन स्प्रेड, राइट। दैट इज अनदर वे बाय यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंज। ये ज़्यादातर जो ड्रग्स लेते हैं और जो कॉमन सिरिंज का यूज़ करते हैं ड्रग्स के अंदर, उसमें देखने को मिलता है। ऑल्सो बाय पुअरली स्टरिलाइज्ड डेंटल इंस्ट्रूमेंट, अगर डेंटल इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली स्टरिलाइज नहीं किया गया तो भी ये स्प्रेड हो सकता है। ये हो गया पेरेंटरल रूट। थर्ड जो है वो है ट्रांसप्लेसेंटल रूट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। ट्रांसप्लेसेंटल रूट यानी कि मदर टू फीटस या फिर मदर टू इन्फेंट, ये दोनों में जा सकता है वायरस। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस कैसे जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन, दैट इज रिफर्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, राइट। 33% चांसेस हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के, तो ये भी एक देखने को मिलता है। और ये मोड क्या होगा, बाय प्लेसेंटा। दूसरा एक है मदर टू इन्फेंट, आफ्टर द बर्थ चाइल्ड इज फीडिंग द मदर्स मिल्क, राइट, दैट इज रिफर्ड एज पोस्टनेटल ट्रांसमिशन, right. So basically these are the three ways by which one can transmit to another. यहाँ पर आएगा by कोलोस्ट्रम, राइट। कोलोस्ट्रम क्या है तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, दैट इज येलो कलर substance or fluid which is present in the initial days of lactation, that is colostrum। तो ये तीन हो गए, सेक्सुअल रूट, पेरेंटरल रूट और ट्रांसप्लेसेंटल रूट, राइट। अभी जो मिसकंसेप्शन है कि फिर एड्स कैसे फैलता है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि टच करने से भी फैलता है। इट इज नॉट करेक्ट, दैट इज मिसकंसेप्शन। एड्स डज नॉट स्प्रेड थ्रू mere touch, contact, hugging, sharing meals, shaking hands, mosquito bites, coughing, sneezing। फिर ये looking after the AIDS patient, अगर one is looking after AIDS patient that doesn't mean कि उसको भी हो जाएगा।
ये सब चीज़ों से नहीं होता है, ये इट इज़ अ मिसकंसेप्शन, राइट? ओके, यू हैव टू नोट डाउन दैट इट ओनली स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड, दैट इज द मोस्ट important थिंग, राइट? So basically this is spreading only through body fluid, ये आपको ध्यान में रखना है, spreads only through body fluids, यानी कि फिजिकल टच से ये नहीं हो जाएगा, राइट? ओके, सो बेसिकली दिस इज अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स. मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने के बाद अभी हम देखते हैं कि क्या व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द एड्स. एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें वायरस एंटर होने के बाद देयर कैन बी अ लैग पीरियड, जैसे कि आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, ये एकदम से सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, जनरली 2 से 12 वीक के अंदर हमको देखने को मिलता है, बट दैट पीरियड कैन बी अप टू सेवरल ईयर्स. ऐसा भी नहीं होता है, 5 ईयर्स तक भी एसिम्टोमेटिक रहते हैं हम. तो फर्स्ट जो फेज आएगा वो है एसिम्टोमेटिक फेज, जिसको बोलते हैं हम विंडो पीरियड. वहाँ से जब एड्स के सिम्टम्स आने लगते हैं तो सबसे पहले माइल्ड फॉर्म आता है HIV का. HIV एड्स के अंदर जो माइल्ड फॉर्म है वो कैसे डेजिग्नेट किया है, तो सबसे पहले आएगा कि लिम्फ नोड स्वेलिंग करने लगेंगे एंड फीवर विल स्टार्ट टू कम फ्रीक्वेंटली, बारी बारी से फीवर आएंगे. इट विल ऑल्सो रिलेट इट विद द डायरिया. एड्स के साथ डायरिया बहुत कॉमन है. इट विल बी कंटिन्यूअस डायरिया और विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न ना हो फिर भी अपना वेस्ट लॉस होने लगता है. इट कैन डिक्रीज अप टू 10%, दैट इज कॉल्ड एज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. तब हमको चेक करवाना चाहिए विदाउट एनी रीज़न अगर आपका वेट कम हो रहा है तो. नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग कफिंग रहता हो तो भी ये एक सिम्टम है. ये टुगेदर दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स. एक हो तो ऐसा बात नहीं है. उसके बाद जो आता है वो फुल ब्लोन एड्स, यानी कि उसका जो सबसे पीक पीरियड बोलते हैं हम, वो होता है. उसमें क्या होता है कि पर्सन जो पेशेंट रहता है उसका इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो गया होता है, जिसमें टी लिम्फोसाइट का नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि सिर्फ 200 × 10⁶ पर लीटर हो जाता है, जबकि होना चाहिए कितना 900 × 10⁶ पर लीटर, पर ये बहुत ही डिक्रीज हो जाता है. उसके साथ साथ जो इन्फेक्शंस आते हैं, राइट, जो हमको लग सकते हैं वो सभी इजीली लग जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम एवियम से जो होता है, फिर कैंडिडियासिस इन माउथ, राइट, जो फंगल इन्फेक्शन, फिर न्यूमोनिया इज caused by Pneumocystis carini. Generally, person is suffering from the pneumonia by Streptococcus pneumonia, Diplococcus pneumonia, फिर Haemophilus influenza. पर यहाँ पर तो ये इससे भी हो जाता है एक फंगस. उसके बाद कैंसर, जिसको हम स्किन कैंसर बोलते हैं, लिम्फ नोड का कैंसर बोलते हैं, वो भी हो सकता है. एनसेफेलाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा by Toxoplasma gondii. These are infections which are not caused in day-to-day life, but ये एक occasional infection जो कि इस टाइम पर ही easily हमको लग सकते हैं. क्यों? क्योंकि the person is having a deficiency in his or her immune system. अभी इसका जो टेस्ट है, टेस्ट को बोलते हैं एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. उसके बाद एक कंफर्मेटरी टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट. सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट एलिसा के अंदर ये वायरस का डिटेक्शन नहीं करता है. इट डिटेक्ट्स द एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, राइट. सीरम लेते हैं पर्सन का, पेशेंट का सीरम कलेक्ट करते हैं. उसके बाद वो सीरम को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी इनएक्टिवेटेड HIV एंटीजन होता है. HIV एंटीजन इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन अ टेस्ट ट्यूब.
उसके अंदर वो सीरम डालते हैं। सीरम डालने के बाद वो एंटीजन, अगर एंटीबॉडी होगी सीरम के अंदर, तो वो इनएक्टिवेटेड एंटीजन जो पहले से टेस्ट ट्यूब में था उसके साथ बाइंड हो जाएगी। वो बाइंड होती है तब उसके बाद उसमें एंजाइम डालते हैं, एंटीबॉडी एंजाइम, और उसके बाद सबस्ट्रेट डाल के अगर कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो पॉजिटिव टेस्ट है, अगर नहीं करता है तो वो नेगेटिव टेस्ट है। फर्दर उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट का इट इज एन कंफर्मेटरी टेस्ट विच इज ऑल्सो डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी। एलिसा के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज जैसे एंजाइम्स का यूज होता है। ओके, पेरोक्सीडेज भी होता है यूज। उसके बाद व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट। आप एक चीज सबसे अच्छी कर सकते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बंद करा दें। तो इसके इनहिबिटर्स हम डालते हैं। इट कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स। प्रोटीएज इनहिबिटर्स, प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो प्रोटीएज इनहिबिटर जो एंजाइम है वो नहीं बनेगा। प्रोटीएज एंजाइम जो ऑलरेडी इसके अंदर होता है। इंटीग्रेस इनहिबिटर जो तीसरा एंजाइम था उसका भी इनहिबिशन हो जाएगा। और सबसे अच्छा अभी जो दे रहे हैं वो है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरापी और कॉकटेल ट्रीटमेंट। कॉकटेल ट्रीटमेंट के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है पर्सन को, बट दिस कैन गिव टेम्पररी रिलीफ। इट इज नॉट द एग्जैक्ट क्योर फॉर दिस डिजीज। अब तक इसका कोई क्योर नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको उसको प्रिवेंट करना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज बाय अवेयरनेस, राइट। हम we can avoid the sex with multiple partners. We should not use the infected syringe, right। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे जिससे कि हम बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस अवेयरनेस इज ऑल्सो स्प्रेडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने सुना है, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं NACO नाको। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल NGOs, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अवेयरनेस और उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन है सबको समझा भी रहे, अवेयर भी कर रहे हैं, एंड ऑल आर वर्किंग बिहाइंड इट। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द एड्स।